UPA has won the election of 2014, the BJP would have won the election. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 260 people have been killed in a train crash in the eastern state of Odisha. Thousands of farmers continue to block roads into the capital Delhi. Among them, yoga participated to the 5 p.m. cattle activity. Prime Minister Narendra Modi has vowed to severely punish atrocities against women. Thousands of women moved to the streets of West Bengal. नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपने लीडरशिप से देश को नए रास्ते पर लाने का खूब प्रयास किया, लेकिन उन्हीं के टेन्योर में बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जो ट्रेजिक और कंट्रोवर्शियल रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बनने से पहले और पीएम बनने के बाद भी उन्होंने जनताओं से काफी वादे किए थे। उन्हीं वादों में था अच्छे दिन का वादा। अब अच्छे दिन आए या नहीं आए, ये शायद हम सबको पता है। किसी के लिए ये अच्छे दिन हो सकते हैं, किसी के लिए ये बहुत अच्छे दिन भी हो सकते हैं और किसी के लिए बुरे या बहुत बुरे भी हो सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि किसके दिन अच्छे चल रहे हैं या किसके बुरे चल रहे हैं। मायने तो ये रखता है कि अच्छे दिन लाने के लिए जो एफर्ट्स किए गए वो किन के लिए किए गए। 8 नवंबर 2016 की रात करीब 8 बजे पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस किया जाता है, भाइयों और बहनों, आप जो ये 500 और 1000 के करारे नोट इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो आज रात 12 बजे के बाद वैलिड या लीगल नहीं माने जाएंगे। अर्थात रात 12 बजे के बाद इन नोट्स की वैल्यू हो जाएगी 0। लोगों को उनके पुराने नोट्स जमा करने के लिए 50 दिनों अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक का समय दिया गया। फिर क्या था, सुबह होते ही लोगों ने अपने सारे नोट्स उठाए और चल दिए बैंकों की ओर। पुराने नोट्स को जमा करने के लिए लोगों को बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में भी लगना पड़ा। आखिर सरकार को नोटबंदी की जरूरत पड़ी क्यों? गवर्नमेंट के हिसाब से डिमोनेटाइजेशन के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे ब्लैक मनी को खत्म करना, मार्केट में चल रहे फेक करेंसी को एलिमिनेट करना, टेरर फंडिंग को रोकना, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना, साथ ही इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट रखना। डिमोनेटाइजेशन से कुछ लाभ भी हुए। डिजिटल पेमेंट्स आज पूरे भारत देश में छाई हुई है, जो अच्छी बात है। साथ ही मार्केट में चल रहे फेक करेंसीज पर लगाम लगाना भी पॉसिबल हो सका। लेकिन डिमोनेटाइजेशन का जो मेन पर्पस था, ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग को लेकर, उनमें कुछ खास सुधार आई नहीं है। 2020 के फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिनमें मेनली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा किया गया था, ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ उनके द्वारा किसानों के लिए लाए गए 3 नए फार्म लॉज के विरोध में किया जा रहा था। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी सिस्टम को बनाए रखने के लिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी की डिमांड के लिए किसानों द्वारा यह प्रोटेस्ट शुरू किया गया था। इन प्रोटेस्ट का सोल करीब 1 साल बाद 19 नवंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है और वो अनाउंस करते हैं कि सरकार इन 3 फार्म लॉज को रद्द कर देगी। क्या लगता है, प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को शांति से 1 साल तक प्रोटेस्ट करने दिया गया होगा? भला शांति से किसी को प्रोटेस्ट करने दे सकती है हमारी गवर्नमेंट? वैसे कोई भी गवर्नमेंट नहीं देगी। पीएम मोदी के अनाउंसमेंट से पहले जब हजारों की संख्या में फार्मर्स दिल्ली बॉर्डर्स पर कैंप लगाए हुए थे, हीट, कोल्ड और कोविड की वजह से दर्जनों किसानों ने अपनी जान गंवाई। जब तक दर्जनों किसानों की मृत्यु नहीं हो गई, तब तक करीब 1 साल तक हमारी सरकार चुप्पी साधी हुई थी। हालांकि गवर्नमेंट ने फार्म लॉज को रद्द तो कर दिया, किसानों की आवाज और उनके इश्यूज को मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिक्स में जगह तो मिल गई, लेकिन एमएसपी और दूसरे डिमांड्स पर अभी भी डिस्कशन चल ही रही है। इसी एमएसपी के डिमांड के चलते 13 फरवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा फिर से किसान आंदोलन शुरू किया गया, जिनमें करीब 5 लोगों की मृत्यु हुई और 160 से अधिक किसान घायल हुए। पीएम मोदी के शासनकाल में मई 2023 में मणिपुर वायलेंस भी देखने को मिला। ये वायलेंस मेतई और कुकी कम्युनिटीज के बीच जातीय संघर्ष के कारण शुरू हुआ। मणिपुर वायलेंस के पीछे कुछ मेन रीजंस हैं, जिनमें मेतई कम्युनिटी ने एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग की थी, जिन्हें कुकी कम्युनिटी ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही दोनों कम्युनिटीज के बीच पहले से ही लैंड और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर टेंशन बनी हुई थी। म्यांमार से हो रहे इलीगल माइग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग ने भी इनके बीच के टेंशन को और बढ़ा दिया, जिसके कारण ये वायलेंस और भयावह रूप लेती चली गई। वायलेंस का इम्पैक्ट मेनली मणिपुर के चूड़ाचंदपुर और इम्फाल वैली रीजन में ज्यादा देखा जा रहा है। इस वायलेंस के कारण अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और सैकड़ों घरों, चर्च, मंदिरों को नुकसान किया गया है। मणिपुर वायलेंस को पूरी तरीके से कंट्रोल तो नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया है। अफेक्टेड एरियाज में कर्फ्यू लगाए गए, डिस्प्लेस लोगों के लिए रिलीफ कैंप सेटअप किया गया है। साथ ही गवर्नमेंट ने पीस टॉक्स और नेगोशिएशन भी करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो इस वायलेंस को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन कुछ नेता लीडर्सों की राजनीतिक और कूटनीतिक विचारों के कारण ये और बढ़ता चला गया। ऐसा नहीं है कि यही 2-4 घटनाएं पीएम मोदी के शासनकाल में घटित हुई। ऐसी सैकड़ों, हजारों घटनाएं घटित हुई हैं
जो किसी भी गवर्नमेंट पर उंगली उठाने और उसे सत्ता से बाहर करने के लिए काफी है। जैसे रेसलर प्रोटेस्ट, जिनमें रेसलर्स के द्वारा उन पर किए गए हरेसमेंट के लिए न्याय की मांग की जा रही थी। रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, कभी कोलकाता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी। इसके अलावा भारत में हो रहे रेल दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, फिर भी हमारी गवर्नमेंट अब तक चुप है और हम भी। नमस्कार।